कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 यानी कि व्रत चल रहा है। और पिछले वीडियो में हमने 12.3 का परिचय देखा था। आज हम 12.3 प्रश्नावली के प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन किताब के साथ तैयार हो जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 12.3। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 12.3 को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछले वाले वीडियो में जो इसकी प्रमेय और उपप्रमेय के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चाप के बारे में, और उस प्रश्नावली के परिचय में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो पढ़ी थी चाप द्वारा अंतरित कोण से संबंधित कंसेप्ट पढ़े थे सारे हमने। ठीक है, तो चाप द्वारा अंतरित कोण से कंसेप्ट पहला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर दो चापों की लंबाई समान है, अगर दो चापों की लंबाई समान है तो उनके द्वारा अंतरित कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। केंद्र पर अंतरित कोण की बात कर लीजिए। तो समान चापों द्वारा अंतरित कोण भी क्या होते हैं? समान। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि मान लो कोई चाप है, सॉरी कोई वृत्त है, उसमें कोई चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है? दुगना। ये जो कोण है ये इसका दुगना होगा। अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 होगा, अगर ये 70 है तो ये 140 होगा। और इसी पे आधारित एक तीसरी उप प्रमेय हमने पढ़ी थी अर्धवृत्त से संबंधित, और उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण एक समकोण होता है, और इसका कारण भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे कोण कितने डिग्री का होता है? 180। तो ये कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 का। भले ये कोण हो, ये कोण हो, अर्धवृत्त में कोई भी कोण अगर अंतरित किया जाएगा या अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण हमेशा क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई पिछले वीडियो की रिवीजन की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली 12.3। और प्रश्नावली 12.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो है सत्य असत्य पे आधारित। प्रत्येक कथन के लिए सत्य असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा, आपके पास बुक है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। और साथ में जो मेन क्वेश्चन के भाग होता है या जो मेन चीजें होती हैं क्वेश्चंस की, वो मैं यहाँ पे आपको जो है लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित कोण, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। तो देखिए जीवा की बात कर रहा है यहाँ पे सबसे पहली बात तो। हालांकि परिचय में हमने चाप द्वारा अंतरित कोणों की बात पढ़ी थी 12.3 में, बट 12.2 में हम जीवा के द्वारा की बातें भी पढ़ के आए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 12.1, 12.2 और 12.3 तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है इसमें। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई वृत्त है और उसमें कोई जीवा है। अभी कह रहा है जीवा द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण, मान लो इस जीवा ने एक यहां पे कोण अंतरित किया और एक कोण यहां पे अंतरित किया। तो समान जीवा है, ये समान जीवा है। ठीक है, तो एक ही जीवा द्वारा अगर दो अलग अलग बिंदुओं पे कोण अंतरित किए जाते हैं तो वो समान होते हैं। ठीक है, समान जीवा द्वारा अंतरित कोण क्या होते हैं? समान। या एक ही जीवा द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर अंतरित कोण क्या होते हैं? समान। लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त क्या है कि ये देखिए, आपको पता है जैसे ही मैं वृत्त बनाता हूं और जैसे ही जीवा बनाता हूं तो वृत्त जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। अब बात ये आती है कि ये जीवा मान लो एक कोण तो बनाए दीर्घ में और एक बनाए लघु में, तो क्या अब ये समान होंगे? क्या नहीं, अब ये समान नहीं होंगे। यही बात है। इसलिए एक शब्द यहां पे चूक गया कि एक जीवा द्वारा एक ही चाप में या एक ही वृत्तखंड में, सॉरी, एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में, एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में दो अलग अलग बिंदुओं पर बनाए गए कोण तो समान होते हैं, परंतु एक ही जीवा द्वारा अलग अलग वृत्तखंडों में अगर कोण बनाए जा रहे हैं तो वो समान नहीं होंगे। ये भी दो अलग अलग बिंदुओं पर बन रहे हैं, ये भी इसी जीवा द्वारा बन रहे हैं, परंतु जो वृत्तखंड है वो अलग अलग है। एक दीर्घ में है, एक लघु में है। ठीक है, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है मेरे को कि जीवा एक ही है, जीवा यही है, और इसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में कोण अंतरित किए जा रहे हैं। तो आप यहां पे एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि समान जीवा द्वारा या किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में
किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में दो या अधिक बिंदुओं पर अंतरित कोण समान होते हैं। ठीक है बच्चों, किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में दो या अधिक बिंदुओं पर अंतरित कोण क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारी एक आप नोट डाल के एक प्रमेय के रूप में इसको लिख सकते हैं, इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इसका कारण भी है। उसने बोला ना उत्तर का कारण भी बताइए, तो आप इसका कारण क्या लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। उसने कहीं भी ये नहीं बोला। प्रश्न को अगर आप दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न कह रहा है किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। तो देखो किन्हीं दो बिंदु बोल दिया उसने, मतलब एक बिंदु अलग दीर्घ में और एक बिंदु लघु में भी हो सकता है। उसने एक शब्द नहीं बोला, क्या? एक ही वृत्तखंड। अगर ये शब्द वो बोल देता तो फिर ये कथन सत्य हो जाता, परंतु एक ही वृत्तखंड नहीं बोला इसने, तो दो बिंदु तो अलग अलग वृत्तखंडों में भी हो सकते हैं। तो देखिए, जब तक प्रश्न क्लियर ना बोले तब तक हमको हमारे मन से नहीं मानना है कि नहीं ये तो एक ही वृत्तखंड की ही बात कर रहा होगा। नहीं, सब कुछ प्रश्न में क्लियर दिया होगा। जितना प्रश्न में दिया हुआ है उतना ही हमें समझना है, एक्स्ट्रा नहीं समझना है कि कोई बात नहीं है इसने नहीं बोला लेकिन अपन तो यही मान लेते हैं कि एक ही वृत्तखंड की बात कर रहा है। नहीं, जैसा उसने बोला है हमको ठीक वैसा ही समझना है। उसने बोला दो अलग अलग बिंदु, तो हमें ये संभावना भी लेके चलनी है कि दो अलग अलग बिंदु तो अलग अलग वृत्तखंड में भी हो सकते हैं, एक ही वृत्तखंड में हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए यह कथन क्या है बच्चों? असत्य है। अगर एक ही वृत्तखंड आ जाता, देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न घुमा के दे सकता है। इसी प्रश्न को ये इस तरीके से भी दे सकता है कि किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में दो या अधिक बिंदुओं पर अंतरित कोण समान होते हैं, तो आप वहां पे इसको सत्य कर दोगे। पर अगर ये शब्द गायब कर दिया एक ही वृत्तखंड, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो फिलहाल ये कथन क्या है? असत्य है। तो आप लिखेंगे यह कथन असत्य है क्योंकि जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण बराबर होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न या अलग अलग या एक दीर्घ और एक लघु में अगर वो बनाएगा तो वो समान नहीं होते। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि आकृति 12.48 में ए भी एक वृत्त का व्यास है। अब देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन सत्य असत्य है, परंतु इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखो, इसमें जो आपके जो ज्योमेट्री वाला पार्ट होता है, रेखा गणित वाला, उसमें सत्य असत्य के क्वेश्चन भी लगभग क्वेश्चन के जैसे ही होते हैं। वैसे ही दिमाग लगाना होता है, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस को हल करना होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। तो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप लोग। आकृति 12.48 में ए बी वृत्त का व्यास है और सी जो है वृत्त पर कोई बिंदु है, तब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा क्या? ये आपसे पूछ रहा है, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो चलिए इसका चित्र बना लेते हैं अपन। इसे आप नोट कर लेंगे, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकृति 12.48 में ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है। तो आपको आकृति बना के दिए उसने, मैं भी बना देता हूं। ये मैंने आकृति बनाई, एक वृत्त बनाना है मेरे को, और इसमें ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है। ए बी अगर वृत्त का व्यास है तो केंद्र ओ यहां कहीं ए बी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होगा। ठीक है, और सी जो है वो वृत्त पर कोई बिंदु है। अब सी जो है वह वृत्त पे कोई बिंदु स्थित है यहां। तो ये कह रहा है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा क्या? ए सी स्क्वायर, देखो ए सी बनाने के लिए पहले ए सी स्क्वायर उसने बोला, वो कह रहा है कि क्या ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा क्या? ये है क्या? ये आपको सत्य असत्य सिद्ध करना है। तो देखो ए सी स्क्वायर चाहिए हमें, ए सी का स्क्वायर, पर ए सी भुजा भी तो हो, तो उसके लिए हम पहले ए सी भुजा बनाएंगे, ए को सी से मिलाएंगे,
फिर BC चाहिए तो B को C से मिलाएंगे, और AB हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखिए ये कह रहा है कि क्या ये कथन सत्य हो सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर मैं इस वृत्त के ये नीचे वाला हिस्सा हटा दूं एक बार के लिए, तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त। और कोण ACB जो है अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण है, तो ये कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का, क्योंकि आपने क्या सीखा था कि अर्धवृत्त में अंतरित कोण कैसा होता है? समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको मैं हटाऊं चाहे नहीं हटाऊं, ये वृत्त अगर पूरा भी बना रहता तो भी अर्धवृत्त तो अर्धवृत्त ही होता है, तो भी अर्धवृत्त तो अर्धवृत्त ही होता है ना। ठीक है, इसको हटाओ चाहे मत हटाओ नीचे वाले हिस्से को, उससे कोई बदलाव थोड़ी आने वाला है कि नहीं साहब नीचे का हिस्सा हटाओगे तभी मैं तो अर्धवृत्त बनूंगा। पूरा वृत्त अगर बना हुआ है तो भी ये व्यास के ऊपर तो अर्धवृत्त ही होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त में अंतरित कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि कोण ACB बराबर 90 डिग्री। क्यों? अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण, अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण कैसा होता है बच्चों? समकोण होता है। ठीक है, तो इसलिए कोण ACB कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। हमने सीखा था कि भाई केंद्र वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 180 का, क्योंकि ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। और अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण इसका आधा होता है। चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है? इसका आधा होता है। तो इसी चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का होगा, इसका आधा। तो कोण ACB कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर कोण ACB 90 डिग्री है, देखिए बच्चों जो चाप है यहाँ पे, ये तो नीचे वाला वृत्त ही है, ये चाप है, इसने एक कोण तो केंद्र पे बनाया और इसी चाप ने एक कोण इस बिंदु पे बनाया। फिर हमने इसको तो हटा दिया, बट चाप ये खुद ही था। अंतरित करने वाला चाप कौन था? ये खुद ही था, नीचे वाला। ठीक है, और इसलिए कोण ACB कितना आ गया? 90 डिग्री। अब त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाए जाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ACB में, तो आपको पता है कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो यहां पे कर्ण कौन होगा? AB। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार किसी को भी ले लो, AC को ले लो, प्लस लंब किसको ले लो? BC को ले लो। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। और यही तो कथन है ये, मतलब ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, सिद्ध कर दिया तो ये कथन क्या है? सत्य। और सत्य क्यों है? उसका कारण ये रहा। ठीक है, अतः दिया गया कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली हमारे अर्धवृत्त वाले पे बेस्ड था, जो मैंने आपको बताया था कि अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण जो होता है किसी बिंदु पे वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर आपको इसका कारण समझना है पूरा ही डिटेल में तो एक बार देख लीजिए आप। मान लो ये पूरा वृत्त है, ये व्यास है वृत्त का, मान लीजिए एक बार के लिए। अब चाप हम ये वाला ले रहे हैं, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, अब इस चाप ने एक कोण तो यहां अंतरित किया केंद्र पे, और एक कोण यहां कहीं अंतरित किया। तो ये जो नीचे वाला चाप है इसने एक कोण तो केंद्र पे अंतरित किया, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? ये कोण हो जाएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। और ये जो कोण है ये इसका आधा होगा, क्योंकि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, तो ये इसका दुगना होगा, तो ये 180 तो ये 90। फिर उसने प्रमेय बनाने के लिए क्या किया? इस नीचे वाले चाप को गायब कर दिया और डायरेक्ट प्रमेय बोल दी कि भैया अर्धवृत्त में कोई भी कोण अंतरित किया जाए वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन जो चाप है जो कोण अंतरित कर रहा है वो कौन है? ये नीचे वाला है। समझ में आ गई बात? उस प्रमेय में
जो चाप है वो कोण अंतरित कर रहा है, जो चाप है जो कोण अंतरित कर रहा है वो कौन है? ये नीचे वाला हिस्सा। समझ में आ गई बात बच्चों आपको? चलिए तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। इसे नोट कर लीजिएगा आप। अगर नोट नहीं किया है तो थोड़ा वीडियो को बैक लेके पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आकृति 12.48 में ADE 120 है तो EAB 30 डिग्री होगा क्या? ये आपसे पूछ रहा है। देखो वही वृत्त लिया वापस से, वही AB उसमें व्यास है। अब की बार इसने बिंदु लिया है यहां D, हालांकि उसने तो सारे बिंदु एक साथ ले रखे हैं क्योंकि C बिंदु जो है इससे पहले वाले प्रश्न में काम आ रहा था, D इसमें काम आ रहा है, D और E। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ADE, तो E बिंदु भी है इसमें, ये रहा। अब ये कह रहा है ADE कोण ADE, तो ADE बनाना पड़ेगा हमें। A को D से और D को E से मिलाएंगे तभी तो कोण ADE बनेगा। तो कोण ADE कितना दे रहा है ये? 120। तो भैया ADE को दर्शाना है, अगर हमें तो बनाना भी तो पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? A को D से मिलाएंगे, D को E से मिलाएंगे, ADE बन गया। ADE कितना है बच्चों? 120 डिग्री। और EAB, अब EAB बनाने के लिए E को A से मिलाना पड़ेगा। EAB कितना है होगा? 30 डिग्री होगा क्या? ये आपसे पूछ रहा है कि क्या EAB 30 डिग्री होगा या नहीं होगा, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, EAB 30 डिग्री है या नहीं है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या EAB 30 डिग्री होगा। अगर ये 120 है तो अगर हो जाएगा हम सिद्ध कर देंगे, तब तो यह कथन सत्य हो जाएगा कि यदि ADE 120 तो EAB 30 डिग्री। अगर ये हम सिद्ध कर देते हैं कि अगर ADE 120 है तो EAB को अगर हमने 30 डिग्री सिद्ध कर दिया तब तो ये कथन सत्य है, और अगर हम सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर ये कथन असत्य माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें क्या है बच्चों कि देखिए सबसे पहले एक रचना करता हूं मैं यहां पे। रचना में मैं क्या करता हूं? D को B से मिला देता हूं। D को B से मिलाया। हालांकि देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, यहां किताब में आपको सत्य असत्य के रूप में दिया हुआ है, बट प्रश्न ये प्रश्न आपको क्वेश्चन के रूप में भी दे सकता है। वो वहां पे क्या कह के कि फला फला चित्र में कोण AD 120 है तो सिद्ध कीजिए, या सिद्ध ना करके ये पूछ सकता है तो कोण EAB ज्ञात कीजिए। अगर ये 120 है तो कोण EAB ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बनने लायक है। ठीक है, एक ये सिंपल एक सत्य असत्य का कथन नहीं है कि हमने देख के बता दिया सत्य होगा या असत्य और कोई छोटा सा कारण बता दिया। ये पूरा प्रश्न जो है, पूरे प्रश्न को हमें सिद्ध करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है ये प्रश्न जो है। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसे मैं प्रश्न के रूप में लिख रहा हूं। अगर आप प्रश्न के रूप में करेंगे तो इसमें आपको सिंपल सा लिखना है, दिया गया है कि कोण ADE 120 डिग्री है। अब वहां क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपसे क्या बोल रहा है। वो कह रहा है ज्ञात कीजिए तो आप लिख देना ज्ञात करना है कोण EAB। वो कहता है सिद्ध कीजिए तो आप लिख देना सिद्ध करना है कि कोण EAB बराबर 30 डिग्री। चलो मैं ज्ञात करता है मैं ले लेता हूं इसको, क्योंकि ज्यादातर ज्ञात करना है, मैं ही पूछ सकता है वो। ज्ञात करना है आपको कोण EAB, EAB का मान क्या होगा। रचना क्या करनी है आपको कि D को B से मिलाना है आप। ठीक है बच्चों, अब जैसे आपने रचना की D को B से मिलाई है तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। देखो जैसे ही मैंने D को B से मिलाया तो एक नया कोण और बन गया, कौन सा? ADB। ADB कोण बन रहा है बच्चों। ये अगर मेरा वृत्त है और ये व्यास है, ये A है, ये B है, यहां कहीं D है, A को D से पहले से मिला रखा था और रचना में D को B से भी मिला दिया, तो क्या ये ADB एक नया कोण बन गया? ADB। और क्या ADB अर्धवृत्त में स्थित है क्या? ADB अर्धवृत्त में स्थित है क्या? बिल्कुल है। ADB किसमें स्थित है? अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण है। देखो इस चाप द्वारा एक तो केंद्र पे कोण अंतरित किया जा रहा है 180 डिग्री, और इसी चाप द्वारा एक कोण अंतरित किया जा रहा है यहां। ठीक है बच्चों, तो यह जो कोण है यह कितने डिग्री का हो गया? यह कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया अपने आप ही। क्यों? अर्धवृत्त में अंतरित कोण। ठीक है, तो हल क्या लिखेंगे अपन
कि कोण ADB जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? अर्धवृत्त में अंतरित कोण, अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण कितने डिग्री का हो गया बच्चों? 90 डिग्री का हो गया। तो ADB कितना आ गया? 90। तो एक चीज आप मुझे बताइए कि ये पूरा 120 था, उसमें से ये हिस्सा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां बनाऊंगा, यहाँ पे एक बिंदु था DE भी था, तो ये पूरा कितना था बच्चों? ये पूरा था 120, उसमें से ये हिस्सा कितना आ गया? 90। तो ये हिस्सा कितना बचा? 30 डिग्री। ये हिस्सा कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा? इसको 30 डिग्री बता सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि कोण EDB जो है या कोण BDE जो है, कोण BDE, कोण BDE क्या होगा? कोण ADE में से, कोण ADE में से किसे माइनस कर देंगे? कोण ADB को। और BDE बराबर कितना आ जाएगा फिर हमारे पास? अब देखिए ADE कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का, माइनस ADB कितने डिग्री है? 90 निकाला था हमने। तो BDE कितना आ जाएगा बच्चों? BD आ जाएगा 30 डिग्री। BDE कितना आ जाएगा? यहां से 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अगर BDE 30 आ गया तो अब ध्यान से देखिए, कोण BDE यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, और कोण EAB यानी कि ये वाला कोण, सिर्फ दो ही कोण बना के बता देता हूं मैं आपको। ये हमारा व्यास है, तो एक तो कोण, ये वाला कोण की बात कर रहा हूं मैं EDB, और एक बात कर रहा हूं मैं कोण BAE की, कोण EAB की। तो देखो कोण BDE और EAB, ये वाला कोण BDE और EAB इस चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में अंतरित है। देखो ये जो कोण है, ये जो कोण है EDB, यह भी EB द्वारा अंतरित किया जा रहा है, और ये जो कोण है EAB, यह भी BE द्वारा ही अंतरित किया जा रहा है। ये दोनों ही कोण, ये वाला और ये वाला, दोनों ही कोण किसके द्वारा अंतरित किए जा रहे हैं? BE के द्वारा। ये भी BE से बन रहा है और ये भी BE से बन रहा है, तो BE के द्वारा ही अंतरित किए जा रहे हैं और समान वृत्तखंड में अंतरित किए जा रहे हैं, एक ही वृत्तखंड में अंतरित किए जा रहे हैं। अगर मान लो मैं B को E से मिला देता, B को E से मिला देता तो एक जीवा बनती BE। और अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में नोट डाल के लिखवाया था कि किसी जीवा द्वारा, अब देखो जैसे ये जीवा बनी तो यहाँ दो वृत्तखंड बन गए, एक तो इस जीवा के ऊपर वाला पूरा वृत्तखंड कितना है? दीर्घ, और एक इस जीवा के नीचे वाला लघु। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा था? एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में, या किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में दो बिंदुओं पर बनने वाले कोण क्या होते हैं? समान। तो अगर ये जीवा एक ही वृत्तखंड में दो कोण बना रही है तो ये दोनों कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो ये चीज अगर जीवा पे लग रही है तो किस पे लग जाएगी? किस पे लग जाएगी? चाप पे भी लग जाएगी, कि समान चाप द्वारा अंतरित कोण है। ठीक है, समान चाप द्वारा अंतरित कोण भी क्या होंगे? समान। तो ये कोण हमने कितने डिग्री निकाल लिया? अभी 30 डिग्री, ये निकाल लिया 30 डिग्री, BDE 30 डिग्री निकाल लिया, ये 30 डिग्री है, तो यह भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण क्या होंगे? समान। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों ही कोण एक ही चाप द्वारा अंतरित कोण है, या समान जीवा द्वारा, या एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में अंतरित क्या है? कोण है। ठीक है, तो BDE 30 है, तो मैं लिखूंगा कोण BDE बराबर कोण EAB। और कारण क्या लिख देंगे अपन इसका? समान चाप द्वारा
समान वृत्तखंड में, या एक ही वृत्तखंड भी लिख सकते हो आप, वृत्तखंड में अंतरित कोण, अभी अभी जो मैंने नोट लिखवाया था वही नियम यहां लग रहा है। उसे आप प्रमेय के रूप में भी लिख सकते हैं। कुछ प्रमेय हमें पहले ही दे दी जाती है किताब में, कुछ प्रमेय क्वेश्चंस के साथ ऑटोमेटिकली हमें समझनी होती है, तो ये वही प्रमेय है, ठीक है, कि जो कि क्वेश्चन में दिमाग लगा के हमें समझनी होती है। तो समान चाप द्वारा समान वृत्तखंड में अंतरित कोण है ये दोनों, इसलिए क्या होंगे, बराबर। तो कोण बी डी ई तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 30 डिग्री, तो कोण ई ए बी भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और ई ए बी 30 आ गया, तो हमें ई ए बी यहां तो ज्ञात करना था, परंतु क्वेश्चन तो हमारा सत्य सत्य था, वो तो ये पूछ रहा था कि क्या ई ए बी 30 डिग्री होगा, तो बिल्कुल हमने ई ए बी को 30 डिग्री सिद्ध कर दिया। तो मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। तो इसे नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि समान चाप द्वारा समान वृत्त, यहां बच्चों वृत्तखंड की जगह आप चापखंड लिख लेना, क्योंकि ये चाप है। वृत्तखंड बनता है जीवा के द्वारा, चापखंड बनता है चाप के द्वारा। तो ये तो चाप ही बनाया था, जीवा तो मैंने बना दी थी, दी थोड़ी गई थी मुझे तो चाप ही दिया हुआ था, तो चाप द्वारा सिद्ध किया है। तो समान चाप द्वारा समान चापखंड में अंतरित कोण, ठीक है, या एक ही चाप द्वारा, कुछ भी लिख सकते हैं आप जैसा आपको अच्छा लगे, एक ही चाप द्वारा समान चापखंड लिख देना। वृत्तखंड तो जीवा के द्वारा बनता है, और अगर जीवा नहीं है तो फिर क्या कहलाएगा, ये चापखंड कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आप कहोगे सर कि चाप जो है, जैसे जीवा होती है उसमें तो एक लघु एक दीर्घ बन जाता है और एक लघु बन जाता है, पर अगर मान लो जीवा नहीं है, अब ये चाप है, तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लघु और क्या दीर्घ। तो बच्चों इसमें दो कोण बना सकता है, ये एक तो ये और एक ये यूं भी तो बना सकता है, चापखंड बना सकता है ना। तो ये जो कोण होगा ये विपरीत चापखंड में माना जाएगा। इस चाप का नहीं है ये खंड, इस चाप का खंड तो है इसके ऊपर का हिस्सा, और ये जो हिस्सा है ये इस चाप का है फिर, ठीक है। तो ये विपरीत चाप खंड है, ये जो खंड है ये इसका है और ये जो पूरा खंड है ये इसका है, ठीक है। तो इसलिए ये चापखंड कहलाता है। तो एक ही चाप द्वारा अगर मान लो एक ही चापखंड में दो कोण बन रहे हैं तो वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे, या दो से अधिक कोण बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, आपस में समान होंगे, ठीक है। और फिर इसको हम डिटेल में आगे और भी क्वेश्चंस में हमारे कई जगह काम आएगा। तो अगर थोड़ी प्रॉब्लम है या कंसेप्ट में कंफ्यूजन है तो आगे जाके क्वेश्चन जब हम और करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। फिलहाल इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकृति 12.48 में CAD बराबर CED। चलिए फिर से मैं आकृति बना देता हूं, और ये हमारा AB है, और इस बार भी हमारे D और E ही काम आने वाला है, और C भी काम आ रहा है इस बार हमारे। तो CAD, अब देखिए हमें चाहिए कि कोण CAD किसके बराबर है, कोण CED के। तो हमें बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। चलिए देखते हैं, ये समान होंगे तो सत्य है, अगर समान सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं तो असत्य है। चलिए तो CAD कोण बनाते हैं पहले। तो CAD कैसे बनेगा, C से A पे जाना पड़ेगा और A से D पे जाना पड़ेगा। थोड़ा इसको मैं बड़ा बना देता हूं, थोड़ा D को इधर ले लेता हूं, और C को जो है मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, इससे आकृति थोड़ी क्लियर रहे। ये C को A से और A को D से, तो ये बन गया हमारा कोण CAD। CED बना लेते हैं, C को E से और E को D से। ठीक है बच्चों, तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये कोण CED मतलब इसके बराबर है क्या। तो देखिए बच्चों, CAD कोण कौन से चाप के द्वारा बनाया गया, CD चाप के द्वारा बनाया गया। देखो CD चाप के द्वारा बनाए ये कोण। इसी प्रकार CED कोण किसके द्वारा बन रहा है,
तो ई बी एक तो सी से जाके मिल रहा है और एक ई जो है वो डी से जाके मिल रहा है, तो सी ई डी बी सी डी के द्वारा ही बनाया गया, सी ए डी बी सी डी के द्वारा बनाया गया, सी ई डी बी सी डी के द्वारा ही बनाया गया। तो ये दोनों ही कोण समान चाप द्वारा, समान चापखंड में अंतरित कोण के द्वारा बनाए गए, या सॉरी समान चाप द्वारा समान या एक ही चाप द्वारा समान चापखंड में अंतरित कोण है। ये दोनों ही कोण समान चाप सी डी द्वारा समान चापखंड में अंतरित कोण है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि कोण सी ए डी व कोण सी ई डी चाप सी डी द्वारा समान चापखंड में अंतरित कोण है। अगर एक ही चाप द्वारा कोण अंतरित किए गए हैं और वो भी एक ही खंड में, तो क्या होंगे? समान होंगे। समान चापखंड में अंतरित कोण है, अतः कोण सी ए डी किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी ई डी के, क्योंकि ये दोनों ही कोण समान चाप द्वारा समान चापखंड में अंतरित कोण है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, फिर से इस कंसेप्ट को पूरे को समझ लीजिए जिस कंसेप्ट में हम काम कर रहे हैं, कि मान लो कोई वृत्त है, उसमें अगर कोई जीवा है, पहले जीवा से समझा रहा हूं फिर चाप से समझा दूंगा। अगर कोई जीवा है, उस जीवा द्वारा अगर मान लो एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं? समान। ये तीनों कोण क्या होंगे? आपस में समान। ठीक है, अगर जीवा हटा देता हूं तो क्या बन जाएगा? चाप। तो अगर चाप द्वारा भी तो ये कोण अंतरित हो रहे हैं, अब ये सभी कोण इस चाप द्वारा भी अंतरित हो रहे हैं, तो ये चाप द्वारा भी समान ही होंगे। तो समान चाप द्वारा हो चाहे समान जीवा द्वारा हो, अगर एक ही वृत्तखंड में या एक ही चापखंड में कोण अंतरित हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं? समान। इसलिए ये दोनों कोण भी क्या होंगे? आपस में समान। और यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसका चित्र मैंने बना दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 12.49 जो कि यही है में कोण ए बी सी ये वाला कोण, तो हम लिख देते हैं, दिया है कि कोण ए बी सी कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। सिद्ध कीजिए ओ ए लंब है ओ सी पर। तो आपको सिद्ध क्या करना है? यहां कि ओ ए लंब है ओ सी पर, ओ ए को ओ सी पर लंब दिखाना है। अब देखो, दो रेखाएं लंब कब होती है? जब उनपे मध्य कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। 90 डिग्री पे ही लंब आता है। तो बेसिकली अगर OA और OC के बीच में यहाँ पे मैं 90 डिग्री का कोण दर्शा दूं कि ये जो कोण है OA और OC के मध्य ये जो कोण है यह 90 डिग्री है, तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि लंब बनता है कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या सिद्ध करना है? लंब तो सिद्ध करना है, लेकिन लंब से पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा? कि ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90। तो देखिए, ये 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा तो ये लंब सिद्ध हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमें जो कोण दिया हुआ है कोण ABC, ये कौन से चाप द्वारा अंतरित किया जा रहा है? तो ये मैं क्या देख पा रहा हूं कि ये चाप AC द्वारा अंतरित किया जा रहा है। किसके द्वारा अंतरित किया जा रहा है? चाप AC के द्वारा। क्योंकि B जो है वो किस किस से जाके मिल रहा है? B एक तो A से जाके मिल रहा है और B एक C से जाके मिल रहा है, तो कोण ABC बन रहा है। तो चाप कौन सा है फिर? AC। ठीक है, तो कोण A जो B है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उत्पत्ति लिखो। उत्पत्ति में देखिए मैं लिखूंगा कोण ABC चाप AC द्वारा अंतरित कोण है। क्या चाप AC और भी कोई कोण बना रहा है क्या भाई? तो देखो, चाप AC एक कोण केंद्र पे भी बना रहा है, कोण AOC, क्योंकि OA से भी मिल रहा है OC से भी मिल रहा है, तो ये भी किसके द्वारा अंतरित किया जा रहा है? AC के द्वारा। तो कोण AOC जो है, कोण AOC यह भी चाप AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। कोण AOC
चाप AC द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण है। कोण AOC चाप AC द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण है। ठीक है बच्चों, और हमने क्या पढ़ा था कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यह हमने प्रमेय में पढ़ा था कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना। तो ये इस चाप द्वारा अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण है 45 डिग्री, और ये इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, तो ये कोण जो है इसका दुगना होगा। केंद्र पर अंतरित कोण अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, तो ये इसका दुगना होगा। ये 45 है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 90। और अगर ये 90 हो जाएगा तो कोण तो कोण AOC कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। और अगर कोण AOC 90 आ गया तो अपने आप ही OA किसके लंब हो जाएगी, OC के। तो देखिए हम लिखेंगे कि कोण AOC जो है वो दुगना होगा कोण ABC का। और कारण पूरा लिखोगे, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि प्रमेय पूरी लिखनी है आपको। प्रमेय क्या लिखनी है, प्रमेय के ही नंबर मिलेंगे वहां। प्रमेय नहीं लिखोगे ब्रैकेट में कारण के रूप में, अगर प्रमेय लग रही है और प्रमेय नहीं लिखी आपने तो बच्चों आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे फिर। तो क्या लिखना है यहाँ पे हमें कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का या आप कह सकते हैं उसी चाप द्वारा अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यह हमने प्रमेय पढ़ी थी। इसलिए कोण AOC किसका दुगना है, ABC का। तो कोण AOC कितना आ जाएगा, 2 इंटू ABC का मान कितना है बच्चों, ABC का मान 45 दिया हुआ है तो 45। तो कोण AOC कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और अगर कोण AOC 90 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं अतः OA जो है वह किस पे लंब है, OC पे। क्योंकि सिद्ध तो यही करना था, पर यह सिद्ध कब होता, जब ये कोण 90 डिग्री होता। वो हमने सिद्ध कर दिया तो ये भी सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। तो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए आप, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है कि O जो है वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। अब ये जो शब्द है परिकेंद्र, ये आप लोगों के लिए नया हो सकता है। वैसे ये जो परिकेंद्र है ये हम पढ़ते हैं पाठ 10 में बिंदु पथ पर क्योंकि अभी हमने वो चैप्टर नहीं देखा है, इस वजह से आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, 2 चीजें होती है, 2 प्रकार के केंद्र मुख्य तौर पे पढ़ते हैं हम। वैसे केंद्र तो कई होते हैं, बट 2 प्रकार के केंद्र हम मुख्य तौर पे पढ़ते हैं, परिकेंद्र और अंतः केंद्र। किसी त्रिभुज का होता है ये बच्चों, ये दोनों ही जो है किसके होते हैं, ये दोनों ही त्रिभुज का होता है। किसका होता है, त्रिभुज का। त्रिभुज का परिकेंद्र भी होता है और त्रिभुज का ही क्या होता है बच्चों, अंतः केंद्र होता है। अब त्रिभुज का परिकेंद्र और अंतः केंद्र क्या होता है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। हालांकि हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10 में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ पार्ट नंबर 14 जब हम रचना करेंगे तब भी हमारे ये चीज काम आएगी। बट क्योंकि इसने इसीलिए यहाँ पे इस शब्द को दिया है, आप सोच रहे होंगे कि ये हमने पढ़ाई नहीं, अचानक से ये कैसे आ गया, क्योंकि ये आपको पार्ट 10 में बता के आया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो आप पहले पार्ट 10 पढ़ के आए होंगे, लेकिन हमने पार्ट 10 कवर नहीं किया। तो परिकेंद्र और अंतः केंद्र ये जो मुख्य चीजें हैं। ऐसे केंद्र कई प्रकार के होते हैं त्रिभुज में भी, अभी केंद्र, लंब केंद्र, कई तरह के होते हैं। बट मैं आपको परिकेंद्र बता देता हूं। परिकेंद्र क्या होता है, देखिए बच्चों, परिकेंद्र जो होता है वह जब हम किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए, जब हम किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए त्रिभुज के बाहर की ओर कोई वृत्त बनाते हैं, तो उस वृत्त का जो केंद्र होता है वह परिकेंद्र कहलाता है।
ध्यान से देखिएगा इसको। जब हम किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए त्रिभुज के बाहर की, अब त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है तो एक चीज तो कंफर्म है कि त्रिभुज तो बाहर ही बनेगा, वो सॉरी वृत्त तो बाहर ही बनेगा, इसलिए परी मतलब बाहर, बाहर की ओर, ठीक है। तो परी केंद्र है ये, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जो वृत्त बनता है उस वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है? परिकेंद्र। अब ये जो परिकेंद्र है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वृत्त के अंदर ही, सॉरी त्रिभुज के अंदर ही स्थित हो। कभी कभी ये त्रिभुज की बड़ी भुजा पे भी स्थित होता है, कभी कभी ऐसा वृत्त भी बन जाता है। जब ये त्रिभुज की इस भुजा पे स्थित होता है तो ये जो भुजा होती है, फिर ये जो भुजा होती है ये व्यास की तरह काम करती है फिर, ठीक है बच्चों। और कभी कभी यह जो बिंदु है या ये जो केंद्र है ये त्रिभुज के बाहर भी आ जाता है, यह कभी कभी त्रिभुज के बाहर भी स्थित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक ऐसा वृत्त बना के दिखाता हूं जो कि जिसमें जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। मान लो ऐसा कोई त्रिभुज है और आपने कोई वृत्त बनाया, तो ऐसा हो सकता है कि जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के बाहर स्थित हो सकता है त्रिभुज जो है वह वृत्त के आधे हिस्से के भी ऊपर ही रह गया हो। मान लो व्यास ये है, ठीक है, व्यास ये है और त्रिभुज जो है वो व्यास के भी ऊपर बना हुआ है, तो केंद्र तो व्यास पे स्थित होता है, ठीक है। तो परिकेंद्र जो है वो कहां कहां स्थित हो सकता है? त्रिभुज के अंदर भी स्थित हो सकता है, त्रिभुज की किसी एक भुजा पे भी स्थित हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी स्थित हो सकता है। परिकेंद्र होता क्या है? उस वृत्त का केंद्र जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए बनता है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए बनता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वृत्त का परिकेंद्र, सॉरी त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों अंतः केंद्र की। अच्छा, परिकेंद्र कहाँ कहाँ बन सकता है? अभी मैंने बताया वृत्त के अंदर बन सकता है, भुजा पे बन सकता है, या त्रिभुज के अंदर बन सकता है, त्रिभुज की भुजा पे बन सकता है, या त्रिभुज के बाहर बन सकता है। अब बात कर लेते हैं अंतः केंद्र की भी। तो अंतः केंद्र क्या होता है बच्चों की? जब हम किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाएं, अब त्रिभुज के अंदर अगर आप वृत्त बनाओगे तो वो किसको स्पर्श करेगा? बाहर बनाते हैं तो शीर्षों को स्पर्श करता है, अंदर बनाते हैं तो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है बच्चों, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो वृत्त बनेगा इसका जो केंद्र होगा वो कहलाता है अंतः केंद्र। और एक चीज ध्यान रखना, अंतः केंद्र जो होगा वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा, क्योंकि जब वृत्त ही त्रिभुज के अंदर होगा तो उसका केंद्र तो वैसे ही त्रिभुज के अंदर होगा, ठीक है। तो अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, कोई भी त्रिभुज हो और उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए अगर आप वृत्त बना रहे हो तो पहली बात तो भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो भी वृत्त बनता है वो त्रिभुज के अंदर बनता है, और वृत्त ही त्रिभुज के अंदर है तो केंद्र का जो होगा वो भी त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा। तो ये कहलाता है अंतः केंद्र, उस वृत्त का केंद्र जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए त्रिभुज के अंदर बनता है। और परिकेंद्र उस त्रिभुज, उस वृत्त का केंद्र जो कि किसी त्रिभुज की तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए बनता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गया बच्चों, कंसेप्ट हो गया हमारा परिकेंद्र और अंतः केंद्र का। ये मैंने यहाँ समझा दिया है आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या नई सी चीज आ गई है। आप चाहो तो इसे बैकवर्ड लेके नोट कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को इसे नोट कर सकते हैं आप, वरना आगे आपके चैप्टर नंबर 10 में भी आएगा। और अभी जब हम चैप्टर नंबर 14 देखेंगे, रचना वाला पार्ट जो है वृत्तों का, उसमें भी ये चीज हमें दोबारा समझनी होगी, तो वहां भी मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। बट यहाँ पे ये टॉपिक आया था तो मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दिया है। चलिए, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि O जो है त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। तो मैंने एक त्रिभुज एबीसी बनाया, अब इसका परिकेंद्र है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक वृत्त है, परिकेंद्र शब्द सुनते ही हमको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि एक वृत्त है जो त्रिभुज की तीनों, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ बन रहा है। तो मैं पहले वृत्त बना देता हूं और फिर त्रिभुज बना देता हूं, ठीक है। और देखो बच्चों, जनरली जब वो कुछ भी नहीं कह रहा है आपको तो हमें केंद्र अंदर ही मानना है त्रिभुज के। अगर वो कुछ नहीं कह रहा है आपसे तो हमें केंद्र को कहां मानना है? त्रिभुज के अंदर ही मानना है। वरना अगर भुजा पे या त्रिभुज के बाहर स्थित होगा परिकेंद्र तो वो आपको बोल देगा, ठीक है। चलिए, तो परिकेंद्र स्थित है किसके अंदर? वृत्त के
अंदर, सॉरी त्रिभुज के अंदर मान लिया है मैंने यहाँ पे। तो O जो है वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, तो इस त्रिभुज का नाम भी मुझे पता लग रहा है, ABC है इस त्रिभुज का नाम। तथा D जो है वो आधार BC का मध्य बिंदु है, ये D है, ये इस BC का क्या है, मध्य बिंदु है, मतलब इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है। सिद्ध करना है BOD बराबर कोण A, BOD, तो मुझे BOD बनाना पड़ेगा। BOD मतलब ये वाला कोण BOD बराबर किसके सिद्ध कर रहा है मुझे, कोण A के, कि ये कोण जो है ये इसके बराबर है, ये कोण जो है वो इसके बराबर है। इसमें बच्चों एक छोटी सी रचना मैं करूंगा, O को C से मिलाऊंगा। O को किससे मिलाऊंगा, C से। देखो BOD में मैंने कोई रचना नहीं की है, उसने बोला कोण BOD, तो भैया कोण BOD तू नाम ले रहा है, तो BOD बनाने के लिए मुझे B को O को से और O को D से तो मिलाना ही पड़ेगा। तो ये रचना नहीं है, ये तो प्रश्न की डिमांड थी, प्रश्न की आवश्यकता थी, लेकिन O को C से मिलाना प्रश्न में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं दी गई थी जिसकी वजह से हमें O को C से मिलाना पड़े, ये हमने खुद ने बनाया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, जो हम इस तरह के क्वेश्चनों को जिस फॉर्मेट में हल करते हैं उस फॉर्मेट में हम इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, और जो चीज हमें दी गई है प्रश्न में मेन वो हम लिख देते हैं। तो एक तो हमें दिया गया है कि D जो है वह BC का मध्य बिंदु है, तो D BC का मध्य बिंदु है। इसे आप ये भी लिख सकते हो, D BC का मध्य बिंदु है का मतलब क्या है कि BD किसके बराबर है, CD के। इनडायरेक्टली यही तो मतलब है इसका कि D BC का मध्य बिंदु है, मतलब BD किसके बराबर है, CD के। तो ये भी इसका मतलब है। या आप चाहो तो एक बार प्रश्न की तरह लिख लो कि भैया D जो है वह BC का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसने आपको दिया है और इसके अलावा इसने कोई खास चीज दी नहीं है, आपको सिद्ध करना है। मैं आप लिख लो सिद्ध करना है, मैं लिख लीजिए कि कोण BOD बराबर कोण A, और रचना में आप लिख लीजिए कि O को C से मिलाइए। O को C से मिलाइए। अब इसमें उत्पत्ति देख लीजिए बच्चों। देखिए सबसे पहले मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं यहां ये देख पा रहा हूं कि जब मैंने कोण, मुझे क्योंकि BOD चाहिए था, तो कोण BOD बनाया जब मैंने, थोड़ा सीधा बना देता हूं, मध्य बिंदु यहां है D। तो इस चीज को बनाने पर कई नई चीजें पैदा हो गई जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है। क्या, एक तो BC जो है वो वृत्त की जीवा है, और जब मैंने BOD बनाया तो O को D से मिलाया, तो ये केंद्र से ये कहां पे आके मिल रहा है, मध्य बिंदु पे, जीवा के मध्य बिंदु पे। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। मतलब केंद्र से अगर आप जीवा पे लंब डाल रहे हो तो वो उसके मध्य बिंदु पे जाके मिलेगा। इसका विलोम क्या पढ़ा था हमने कि अगर हम केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाएं, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाएं, तो वो उस पे क्या होता है, लंब होता है। तो वो उस पे क्या होता है, लंब होता है। तो बच्चों ये इस पे लंब हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भैया केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो वो उसे समद्विभाजित करेगा। या इसका विलोम क्या कह सकते हैं कि भैया केंद्र से मध्य बिंदु को मिलाओगे, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो वो उस पे क्या बन जाएगा, लंब। लंब डालोगे तो मध्य बिंदु से मिलेगा, और मध्य बिंदु से मिलाओगे तो वो लंब भी होगा उस पे। ठीक है बच्चों, तो ये इस पे क्या है, ये इस पे लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे साथ क्या हो रहा है कि केंद्र से इस जीवा BC के मध्य बिंदु D को जब हमने मिलाया तो ये इस पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो देखिए उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि OD जो है वह जीवा BC पर
जीवा BC के मध्य बिंदु D से मिलती है, अतः कोण OD, या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्ट, अतः OD जो है वह किस पे लंब हो जाएगी? BC पे। OD किस पे लंब हो जाएगी? BC पे। और अगर OD BC पे लंब हो जाएगी तो कोण ODBB, कोण ODB और कोण ODC दोनों ही कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि लंब जो होती है रेखा वह कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पे तो होती है। तो ODB किसके बराबर हो जाएगा? ODC के बराबर 90 डिग्री। दोनों ही कोण कितने डिग्री आ जाएंगे? 90 डिग्री आ जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही हमने इस केंद्र से इस जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया, D जो है वो BC का मध्य बिंदु दिया हुआ था हमें, तो जैसे ही हमने इस केंद्र से इस जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया तो मध्य बिंदु को मिलाने के साथ साथ ही ये इस पे क्या हो जाएगा बच्चों? लंब भी हो जाएगा। क्योंकि विलोम जो था प्रमेय का वो क्या कहता था कि अगर केंद्र से आप जीवा के मध्य बिंदु को मिलाते हो तो वो उस पे लंब भी होती है, मतलब उस पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस वजह से ये इस पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। अब देखिए बच्चों, तो इसे नाम दे देना नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ODB को ODC के सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो कोण है ODB या सॉरी BOD वो किसके बराबर है? कोण A के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। क्यों करेंगे उसका कारण अभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज ODB व त्रिभुज ODC में, त्रिभुज ODB व त्रिभुज ODC में देखिए बच्चों, क्या कोण B कोण C के बराबर हो सकता है क्या? त्रिभुज ODB का कोण B त्रिभुज ODC के कोण C के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, OB जो है वह OC के बराबर होगी क्या? OB जो है वह OC के बराबर होगी क्या? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और अगर OB OC के बराबर होगी तो त्रिभुज OBC में, एक काम करता हूं बच्चों, इस लाइन को मैं बाद में लिख देता हूं, पहले मैं इन दोनों कोणों को समान सिद्ध कर देता हूं। OB जो है OC के बराबर है क्योंकि दोनों ही क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या आपको क्या है? पता है, समान होती है। ठीक है, तो OB जो है वह किसके बराबर होगी? OC के। ये पार्ट शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है बच्चों। OB जो है वह किसके बराबर होगी? OC के, क्योंकि दोनों ही क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या, और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। दूसरा, तो त्रिभुज OBC में कोण B जो है वह कोण C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, और अभी भी मैंने कुछ दिन पहले आपको किसी वीडियो में बताया था कि समान भुजाओं की सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो त्रिभुज OBC में OB अगर OC के बराबर है तो OB के सम्मुख कोण C और OC के सम्मुख कोण B समान होंगे। तो कारण लिख दोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। और इसे नाम दे देना बच्चों नंबर 2। और अब हम वो वाले त्रिभुज लेंगे जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। कौन कौन से? त्रिभुज ODB और ODC। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ODB व त्रिभुज ODC में देखिए, कोण ODB कोण ODC के बराबर हो जाएगा। कोण ODB कोण ODC के बराबर हो जाएगा। क्यों? अभी मैंने बताया कि ODB और ODC दोनों ही किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तो यहां लिख दूंगा मैं 1 से। ठीक है, और कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण C के। क्यों? अभी सिद्ध किया।
2 से। तो बच्चों मैंने क्या किया कि त्रिभुज ODB और ODC में, त्रिभुज ODB और ODC में B को तो C के बराबर सिद्ध कर दिया यहां से, और ODB को ODC के बराबर सिद्ध कर दिया 1 से। और आपको पता है कि अगर दो त्रिभुजों में दो कोण भी समान हो जाते हैं तो AA नियम लग जाता है, कोण कोण नियम। ठीक है बच्चों, दो कोण समान हो जाते हैं तो AA सर्वांग समता से जो त्रिभुज है हमारा ODB, वह सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ODC के। और अगर ODB ODC के सर्वांग सम हो गया तो CPCT से, CPCT मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, समान। मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, आपने अगर दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो उनके जितने भी संगत भाग हैं, मतलब तीनों कोण, बाकी के जो भी कोण बच रहे हैं और बाकी की जो भी भुजाएं बच रही है, वो सभी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो CPCT से मैं क्या कह सकता हूं कि कोण BOD, ये वाला कोण COD के बराबर हो जाएगा। कोण BOD बराबर हो जाएगा कोण COD के। कोण BOD किसके बराबर हो जाएगा, COD के। और अगर बच्चों कोण BOD COD के बराबर हो गया CPCT से, देखो मैंने पहले इस त्रिभुज को, अगर मैं इसको यहां अलग से बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, और इसको अलग से बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये था हमारा ODB और यह था हमारा ODC, दोनों को अलग अलग बना दिया एक बार के लिए। मैंने क्या किया, इस कोण को तो इसके बराबर सिद्ध कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि ये इसके लंब हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि केंद्र से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस पर क्या हो जाती है, लंबवत भी होती है। दूसरी बात, कोण B को मैंने कोण C के बराबर सिद्ध कर दिया था यहां से 2 से, ये 2 में मैंने सिद्ध किया था समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, तो कोण BOD किसके बराबर, तो फिर सर्वांग सम सिद्ध हो गया, तो CPCT से कोण BOD किसके बराबर सिद्ध कर दिया, कोण COD के। अब देखिए बच्चों, कोण BOD कोण COD के बराबर हो गया है, अगर कोण BOD कोण COD के बराबर हो गया है, तो एक बात आप मुझे बताइए कि ये जो पूरा BOC है, पूरा जो कोण था BOC, इसके दो भाग हो गए BOD और COD, और ये समान भी हो गए। तो एक बात मैं क्या कह सकता हूं कि पूरा BOC इसका भी दुगना हो गया और इसका भी दुगना हो गया। BOC जो है वह BOD का भी दुगना है और COD का भी दुगना है, क्योंकि BOC दो भागों में बट गया, BOD और COD में, और दोनों भाग मैंने समान भी सिद्ध कर दिए CPCT से। तो पूरा जो BOC है वह BOD के भी सर्वांग दुगना है और COD का भी दुगना है। तो मैं BOD का दुगना लिख देता हूं, क्योंकि मुझे तो BOD से मतलब है, सिद्ध करना है, मुझे क्या चाहिए, BOD। तो मैं लिख देता हूं कि कोण BOC जो है वह किसका दुगना है, कोण BOD का। ठीक है, इसलिए कोण BOC जो है वह कोण BOC, पूरा कोण इस आधे कोण BOD का क्या है, दुगना है। इस BOD का क्या है, दुगना है। ठीक है बच्चों, तो BOC BOD का दुगना है। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे कि ये जो चाप BC है, चाप BC, इसके द्वारा दो कोण अंतरित किए जा रहे हैं। चाप BC के द्वारा एक तो कोण अंतरित हो रहा है कोण BAC, और चाप BC के द्वारा एक कोण अंतरित हो रहा है BOC केंद्र पर। तो चाप BC जो है, ये वाला जो चाप है आपका, इसके द्वारा दो कोण अंतरित हो रहे हैं, एक तो BAC, देखो A जो है वो B और C से मिल रहा है, तो ये BC के द्वारा कोण अंतरित हो गया BAC, और इसी चाप BC द्वारा केंद्र O पर भी कोण अंतरित किया जा रहा है BOC। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि
कोण BOC चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है तथा कोण A चाप BC द्वारा बिंदु A पर अंतरित कोण है। BOC तो चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और A जो है वो BC द्वारा बिंदु A पर अंतरित कोण है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना। तो ये जो कोण है ये इसका क्या होगा, दुगना होगा। तो मैं कह सकता हूं कि BOC जो है वह किसका दुगना होगा, A का भी दुगना होगा। BOC जो है वह किसका दुगना होगा, A का भी दुगना होगा। तो बच्चों यहां ये 2 नंबर था, फिर मैंने यहां निकाला था BOC दुगना है BOD का, इसको नंबर नाम दे देना 3 और ये जो मैंने निकाला इसे नाम दे देना नंबर 4। ठीक है, क्योंकि केंद्र पर अंतरित कोण अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना। तो कारण जरूर लिखना, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये पूरी प्रमेय आप यहां लिख देना, मेरे पास जगह कम है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो BOC किसका दुगना हो गया, A का। केंद्र पर अंतरित कोण अन्य बिंदु पर कोण का क्या हो गया, दुगना हो गया। तो BOC तो केंद्र पर अंतरित कोण था चाप BC द्वारा, और A जो है उसी चाप BC द्वारा बिंदु A पर अंतरित कोण था, या BAC भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो BOC किसका दुगना हो गया, A का। तो देखो 3 में BOC किसका दुगना सिद्ध किया था, BOD का, और 4 में BOC किसका दुगना सिद्ध किया, A का। ठीक है बच्चों, यहां तो मैंने BOC जो है किसका दुगना सिद्ध किया था, BOD का, और यहां पे BOC किसका दुगना सिद्ध हो गया, A का। तो देखो 3 और 4 के जो बाएं पक्ष हैं वो समान है। इसका भी बायां पक्ष BOC है, इसका भी बायां पक्ष BOC है। और अगर 2 समीकरणों में बायां पक्ष समान हो जाए तो दायां पक्ष भी क्या होता है, समान। तो BOD का दुगना किसके बराबर आ जाएगा, A के दुगने के। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि 3 व 4 से BOD का दुगना जो है वो किसके दुगने के बराबर आएगा, A के दुगने के बराबर आएगा। तो यहां से बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुणा में उधर जाके भाग में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो BOD किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, कोण A के। और यही हमें सिद्ध करना था, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो मैं यहां लिख सकता हूं इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार मैं दोबारा आपको रिव्यू करवा रहा हूं इसका। देखिए एक वृत्त था, उसमें जो बिंदु D था वो जीवा BC का क्या था, मध्य बिंदु था। आपको क्या सिद्ध करना था कि BOD जो कोण है वो A के बराबर है। तो मैंने क्या करा, BOD को तो बनाया ही, साथ में मैंने रचना की, O को C से भी मिला दिया, O को C से मिलाई है रचना द्वारा। अब OD जो है वो जीवा BC का क्या था, OD जो है तो OD क्या था, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु पर डाली गई रेखा थी। OD जो है वह केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु पर डाली गई रेखा थी। और अगर कोई रेखा केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु पर आती है तो वो उस पर लंब भी होती है। तो मैंने कहा कि OD जो है वो जीवा BC के मध्य बिंदु D से मिलती है, अतः OD जो है वो BC पर क्या होगी, लंब भी होगी। तो कोण ODB किसके बराबर हो जाएगा, कोण ODC के। तो ODB और ODC दोनों कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री के, क्योंकि ये लंब सिद्ध हो गई तो ये दोनों 90 डिग्री होने ही थे। फिर मैंने क्या कहा कि भाई OB जो है वो OC के बराबर है, दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज BOC में अगर OB OC के बराबर है
तो कोण सी किसके बराबर हो गया, कोण बी के, या कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण सी के। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर मैंने क्या किया, दो त्रिभुज लिए बीओडी और सीओडी, और बीओडी और सीओडी में मैंने क्या करा कि भैया बीओडी और सीओडी में ओडीबी और ओडीसी, ओडीबी और ओडीसी दोनों ही कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये बराबर हो गए 1 से, ठीक है बच्चों, ये तो बराबर हो गए 1 से, और BC के बराबर हो गया ये 2 से, ठीक। तो AA सर्वांग समता से ODB किसके सर्वांग सम हो गया, ODC के, और CPCT से BOD किसके बराबर हो गया, COD के। हालांकि बच्चों इसमें सर्वांग समता के और भी नियम लग सकते थे, RHS भी लग सकता था इसमें। RHS कैसे लगता, ये दोनों 90 डिग्री, OB OC के बराबर हो जाता, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कर्ण के बराबर हो जाती, क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान। और OD जो है, एक साइड जो है वो क्या आ जाती है, दोनों में उभयनिष्ठ। तो RHS नियम से भी सर्वांग सम हो जाते हैं, इससे भी सर्वांग सम कर सकते हो आप, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है, सर्वांग सम आप कैसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो RHS नियम से भी इसे सर्वांग सम कर सकते हो। उसमें ये 90 डिग्री राइट एंगल कर्ण दोनों के समान हो जाएंगे और एक ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। OD के उभयनिष्ठ हो जाएगी। आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो कुल मिला के ODB को ODC के मैंने क्या कर दिया बच्चों, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अगर ODB ODC के सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो बच्चों CPCT द्वारा BOD किसके बराबर आ गया, COD के। CPCT क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, समान होते हैं। दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए तो फिर उनके जितने भी संगत भाग हैं, संगत कोण, संगत भुजाएं, वो अपने आप क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली समान हो जाती है। कौन से नियम द्वारा, CPCT द्वारा, ठीक है बच्चों। तो BOD किसके बराबर आ गया, COD के, कोण BOD किसके बराबर आ गया, कोण COD के। अब बच्चों इसमें जो हमारा कोण BOC है, कोण BOC, ये वाला जो कोण है, ये BOD का भी दुगना होगा और COD का भी दुगना होगा, क्योंकि यही कोण तो दो बराबर भागों में बटा और ये दोनों भाग समान आ गए, इसलिए दुगना होगा। अगर ये दोनों समान नहीं होते तो फिर आप कह नहीं सकते थे ये इसका दुगना होगा, क्योंकि हो सकता है ज्यादा हिस्सा इसमें आता, कम हिस्सा इसमें आता। कि जैसे मान लो कोई कोण है 120 डिग्री का है, अब उसमें ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, तभी तो पूरा 120 इसका और इसका दोनों का दुगना कहलाएगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हो सकता है ये 90 हो और ये 30 ही हो, तब ये इसका भी दुगना नहीं है, इसका भी दुगना नहीं है। तो इन दोनों का समान होना जरूरी है, और इन दोनों को समान बनाने के लिए ही हमने ये पूरी रामायण लिखी यहाँ पे कि इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया ताकि ये समान हो जाए। अगर समान नहीं होते तो फिर इसको आप इसका दुगना नहीं कह सकते थे। समान होंगे तभी तो 60-60 बोलोगे, और 60-60 हो गए तो ये इसका भी दुगना है और ये इसका भी दुगना है। तो मैंने क्या कहा कि भाई BOC जो है वह किसका दुगना है, BOD का। BOC जो है वह किसका दुगना है, BOD का। हालांकि ये COD का भी दुगना है, पर मुझे तो BOD से मतलब था, इसलिए मैंने BOD लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद BOC जो है BOD का दुगना हो गया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि कोण A जो है वो BC के द्वारा अंतरित बिंदु A पर एक कोण है, और BOC जो है वो चाप BC के द्वारा अंतरित केंद्र पर बना एक कोण है, और केंद्र पे बना कोण अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना। तो BOC किसका दुगना हो गया, A का। अब 3 और 4 में ये दोनों ही BOC के बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, और दोनों बराबर हो गए तो 2-2 से कट गया। BOD किसके बराबर आ गया, एक इति सिद्धम। तो बेसिकली हमने ये सर्वांग सम सिद्ध क्यों किए, इन दोनों कोणों को समान बना सके। और इन दोनों कोणों को समान क्यों बनाया, ताकि ये पूरा कोण इसका भी दुगना लिख सकूं और इसका भी। तो मैंने इसका दुगना लिख दिया क्योंकि इसी से मतलब था। ये इसका दुगना लिख पाया इसी वजह से, फिर ये इसका भी दुगना था, तो ये दोनों कोण भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो ये पूरी इसमें कहानी थी, ठीक है बच्चों। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। और 4th जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि रेखा गणित में कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह से सिद्ध वगैरह करने का हो तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, अगर इस चैप्टर में, इन चैप्टर्स में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चंस की। फुल में से फुल नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है मैथमेटिक्स में, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बार बार आपने मेहनत की होनी चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करें, बस मैंने यहाँ समझा दिया उसके बाद आपने ना तो इन क्वेश्चंस को दोबारा करके देखा, ना खुद का दिमाग लगाया और आपके अच्छे नंबर आ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी, फिक्स टाइम के बाद दोबारा उन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसका कंसेप्ट समझना है हमें। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है ये कि एक उभयनिष्ठ कर्ण है AB, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। उभयनिष्ठ कर्ण है AB, उस पर दो समकोण त्रिभुज ACB व ADB इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे विपरीत और स्थित हों। आपको सिद्ध करना है BAC बराबर BDC। चलिए सबसे पहले एक कर्ण ले लेता हूं मैं AB। कर्ण मैं इस तरह से ले रहा हूं, या आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। मान लो एक कर्ण है AB, ये AB कर्ण ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों। इस AB कर्ण के दोनों ओर दो समकोण त्रिभुज स्थित हैं। ये कर्ण है इसीलिए तो समकोण है, क्योंकि कर्ण किस में आता है, समकोण में आता है। एक तो ACB, तो ACB मैं यहां बना देता हूं, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ACB। और अगला जो हमारा समकोण त्रिभुज है वह है ADB। ये हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है बच्चों। आपको सिद्ध करना है कि कोण BAC ये वाला किसके बराबर है, कोण BDC के, BDC। अब देखिए BDC कोण अगर आपको बनाना है तो BD तो बन रहा है, पर D को किससे मिलाना पड़ेगा, C से मिलाना पड़ेगा। D को किससे मिलाएंगे, C से। तो अब कोण कौन सा बन गया, ये वाला कोण कौन सा बन गया, BDC। पर बच्चों इसमें कहीं वृत्त तो है ही नहीं। इसने बोला कि एक उभयनिष्ठ कर्ण था AB, मैंने बना लिया। फिर इसने बोला कि इसके दोनों ओर दो समकोण त्रिभुज थे। विपरीत और मतलब एक इस तरफ एक सामने की तरफ। एक ही और मतलब क्या होता कि एक ACB इधर बनाया और एक ADB इधर ही बना देता मैं, तो ये तो कहां हो जाते, एक ही तरफ हो जाते। पर इसने क्या बोला था, विपरीत और मतलब एक कर्ण के इस तरफ तो दूसरा कर्ण के उस तरफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विपरीत और ACB ADB, दो समकोण त्रिभुज बनाए। फिर इसने कहा कि कोण BAC, तो ये वाला कोण BDC के बराबर है। तो BDC बनाने के लिए मैंने C को D से मिला दिया। ये रचना नहीं की है, ये हमारी प्रश्न की डिमांड थी ऐसी, तो हमको ये बनाना ही था, ठीक है। तो BDC बना दिया हमने, ठीक है बच्चों। अब ये हमसे कह रहा है कि आपको इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो दिया गया है वो लिख दो। अब इसमें कुछ खास दिया गया नहीं है, तो मैं सिंपल सी बात लिख देता हूं कि त्रिभुज ACB व त्रिभुज ADB कर्ण AB पर बने दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं। पर यहां मैं क्या देख पा रहा हूं बच्चों, यहां मैं देख पा रहा हूं कि वृत्त तो है ही नहीं, और बिना वृत्त के आप कैसे बना सकते हैं इसको, इस पाठ की कोई भी चीज बिना वृत्त के कैसे लगा सकते हैं। पाठ का नाम ही वृत्त है। तो बच्चों मुझे एक रचना करनी पड़ेगी यहाँ पे, और रचना क्या करनी पड़ेगी कि ADBC इन चारों को छू के जाता हुआ एक वृत्त मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब ये वृत्त की तरह दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले एक वृत्त बना देता हूं, उसके अंदर इनको बना दूंगा फिर, तो उससे मेरा डायग्राम बिल्कुल क्लियर बन जाएगा। पहले मैं एक वृत्त बना देता हूं और उसके अंदर मैं बना देता हूं AB कर्ण, इधर मैं बना देता हूं एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACB,
इधर मैं बना देता हूं एक समकोण त्रिभुज ADB, और इसको मैं C को D से मिला दिया था मैंने। मुझे ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध करना था, ये मुझे दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध मुझे करना है कि कोण BAC बराबर है कोण BDC के। और रचना मैंने क्या की, रचना मैंने की बिंदुओं कौन कौन से, ADBC, A, D, B व C से गुजरता हुआ केंद्र O वाला एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। ठीक है, इसका केंद्र क्या मान लिया मैंने, इस वृत्त का केंद्र क्या मान लिया बच्चों, O मान लिया। अब जरूरी नहीं ये जहां कट रहे हैं वहीं O लो आप, लगभग बीच में कहीं भी O ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये मैंने इसका क्या मान लिया, एक केंद्र मान लिया बच्चों। ठीक है, तो मैंने बिंदुओं ADBC से गुजरता हुआ एक केंद्र O वाला एक वृत्त खींच दिया, ये मैंने रचना की, क्योंकि बिना वृत्त के तो मैं इस पार्ट की कोई भी चीज यहां लगा ही नहीं सकता, तो ये मैंने रचना की है। ठीक है बच्चों, अच्छा मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि ऐसा वृत्त जो किसी चतुर्भुज के ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ वृत्त जाए, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ कोई वृत्त बने, वह चतुर्भुज कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों से होता हुआ कोई वृत्त जाए, या जिसके परिगत, अभी मैंने बताया परिगत मतलब बाहर की ओर, तो जिसके परिगत कोई वृत्त हो वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे 12.4 में, चक्रीय चतुर्भुज। तो रचना मैंने ये कर दी है, अब उत्पत्ति देखिए इसकी। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा, इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। मुझे क्या सिद्ध करना है, BAC BDC के बराबर है। वृत्त बनाने के बाद ये बहुत आसान बन चुका है, बस वृत्त बनाना ही था इसमें मेन काम। तो BAC ये वाला कोण है और BDC ये वाला कोण है, इन्हें मुझे समान बनाना है। चलो मैं ये देखता हूं कि BAC जो है वो कौन से चाप के द्वारा बनाया गया है, कौन से चाप के द्वारा ये कोण बना है। तो देखो BAC जो है वो चाप BC के द्वारा बना है, BAC जो है वह चाप BC के द्वारा बना है, और BDC जो है यह भी चाप BC के द्वारा ही बना है। देखो इसमें भी जो D है वो B और C से जाके मिल रहा है, और इसमें A जो है वह C और B से जाके मिल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा कि कोण ACB वह कोण BAC वह कोण BDC चाप BC द्वारा BDC क्रमशः चाप BC द्वारा बिंदु, कौन कौन से बिंदु पर भाई, BAC तो बिंदु A पर और BDC बिंदु D पर। तो बिंदु A व D पर अंतरित कोण है। ठीक है बच्चों, BAC तो BC द्वारा और BDC भी BC द्वारा A व D बिंदु पर अंतरित कोण है। ठीक है, किसके द्वारा, चाप BC के द्वारा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा दो कोण अंतरित किए जाएं, वो भी एक ही चाप खंड में। अब चाप खंड एक क्या होता है वापस बता देता हूं, ये मेरा वृत्त, ये मेरा चाप। आपको पता है दो प्रकार के चाप होते हैं, एक तो लघु चाप और एक ये वाला जो बच गया, ये बच गया दीर्घ चाप। अब ये लघु चाप अगर दीर्घ चाप में कोई भी कोण बनाएगा, जितने भी कोण बनाएगा, ये लघु चाप दीर्घ चाप में जितने भी कोण बनाएगा, वो सभी चाप, ये सभी कोण
एक ही चाप खंड में माने जाएंगे। लेकिन इस चाप के द्वारा खुद पे ही कोई कोण बना लिया गया तो लघु चाप के द्वारा लघु चाप के द्वारा खुद के ऊपर ही कोई कोण बना लिया गया तो ये कोण जो है इनसे अलग हो जाएगा। फिर ये सब एक चाप खंड में, ये अलग से चाप खंड में। मान लो इसने एक कोण और बना लिया यू, तो ये दोनों एक चाप खंड में है, ये तीनों एक चाप खंड में, ये तीनों दीर्घ चाप में बने हुए हैं, ये दोनों लघु चाप में बने हुए हैं। तो ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों ही कोण CAB और BDC, ये दोनों ही कोण चाप BC द्वारा दीर्घ चाप खंड में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? दोनों कोण समान। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं और मैं यहां लिख देता हूं कि डायरेक्ट लिख दूंगा कि कोण BAC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण BDC के। कारण क्या लिखूंगा? चाप BC द्वारा समान, इसमें वृत्तखंड नहीं लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं? जब चाप की बात करते हैं तो चापखंड और जीवा की बात करते हैं तो वृत्तखंड। तो चाप BC द्वारा समान चाप खंड में अंतरित कोण। ठीक है बच्चों, इति सिद्धम। डायरेक्ट आप लिख दीजिए, क्योंकि हमें यही तो सिद्ध करना था कि BAC किसके बराबर है? BDC के। तो इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या थी? आपको एक तो वृत्त बनाना था रचना के रूप में, और आपको ये पता होना चाहिए था कि भैया BAC और BDC जो है एक ही चाप BC द्वारा एक ही या समान चाप खंड में अंतरित कोण है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपका आज का जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपको 12.1 में जो उदाहरण दिए हुए हैं, कितने उदाहरण हैं मैं देख के बता देता हूं आपको। तो 12.1 में जो है में कोई खास उदाहरण नहीं है, 12.1 में सिर्फ नियम है। तो 12.1 के अंदर एक तो मैंने जितने भी नियम आपको बताए थे वो सभी आपको फेयर उतारने हैं। साथ में 12.2 के अंदर जो उदाहरण दिए हुए हैं और जो प्रमेय मैंने बताई थी, जितनी प्रमेय मैंने लिखवाई थी उनको फेयर आपको लिखना है। सभी प्रमेयों को जो जो चीजें मैंने लिखवाई थी, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो पुराने वाले वीडियो देखिए। और साथ ही साथ इसके अंदर 7 उदाहरण हैं, तो ये उदाहरण आपको आपकी कॉपी में करने हैं। और जिस भी उदाहरण में समस्या है उन्हें आप टिक कर लीजिए। जब मैं आपकी प्रॉब्लम की क्लास लूंगा उसमें सभी उदाहरण में जितने भी आपके पीछे वाले भी बच रहे हैं कुछ उदाहरण, और इस पार्ट के भी कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो सभी उदाहरण में एक साथ आपको करवा दूंगा। तो आपको करना क्या है? 12.1 में जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे वो, 12.2 में जो प्रमेय लिखवाई थी मैंने आपको वो सारी प्रमेय फेयर करनी है। साथ ही साथ 12.2 के जो उदाहरण हैं वो भी आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन पाठों में से उदाहरण में से भी काफी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और फिर जिन भी उदाहरण में आपको समस्या आएगी वो उदाहरण में आपको यहाँ पे जो है क्लास में अलग से एक क्लास ले लेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स जितनी भी इकट्ठी हो जाएगी आपकी उसकी एक अलग से क्लास ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये काम आप करके दीजिए। फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।